ओम नारायण 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 नारायण। सब मित्रों को राम राम। सबका स्वागत है दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों कल 8 नवंबर शुक्रवार को हॉलीवुड की हियर ये फिल्म भारत में थिएटर में रिलीज हुई है। अमेरिका में इसे एक सप्ताह पहले 1 नवंबर को ही रिलीज किया गया था। इसके को राइटर, को प्रोड्यूसर और डायरेक्टर है रॉबर्ट जेमेकिस और टॉम हैंक्स इसमें मुख्य भूमिका में है। रॉबर्ट जेमेकिस इससे पहले बैक टू द फ्यूचर ट्रायलॉजी, कास्टअवे, फॉरेस्ट गंप इन जैसी फिल्मों को डायरेक्ट कर चुके हैं और टॉम हैंक्स के साथ में उनकी ये 5वीं फिल्म है। कास्टअवे, फॉरेस्ट गंप, द पोलर एक्सप्रेस और 2022 की पिनोकियो के बाद में। इनमें से कास्टअवे और फॉरेस्ट गंप का हमने रिव्यू किया हुआ है और वो दोनों ही रिव्यू आप हमारे अवश्य देखना। फिल्म में तो बहुत बहुत ज़्यादा प्यारी है, इसमें कोई संदेह नहीं है, पर उनके रिव्यू भी आप हमारे अवश्य देखना। तो मैं पर्सनली इस फिल्म को देखने के लिए बहुत बहुत ज़्यादा उत्सुक था। हियर को फिल्म रिलीज़ होने से पहले मैंने इसका ट्रेलर देखा था और ट्रेलर देखकर ही मेरी उत्सुकता जग गई थी कि भाई ये कुछ अलग लग रहा है, बिल्कुल ही एक्सेप्शनल लग रहा है और इसे मुझे देखना ही देखना है। अब बहुत ही लिमिटेड स्क्रीन्स पर इसे भारत में रिलीज़ किया गया, तो ऑब्वियसली हमारे यहाँ पर तो इसका एक भी शो नहीं लगा था, तो मैं दूसरी जगह पर इसे देखने के लिए गया था और मेरा जाना बिल्कुल वर्थ रहा। फिल्म इतनी इतनी ज़्यादा प्यारी है। ये वीडियो आप अंत तक अवश्य देखना। मैं इसकी पूरी स्टोरी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ, फिल्म क्या क्या कहने का प्रयास करती है। और देखिए, ये कोई ऐसी मर्डर मिस्ट्री या सस्पेंस थ्रिलर वगैरह नहीं है कि जिससे आप स्टोरी जान लेंगे तो आपका कोई एक्सपीरियंस ख़राब हो जाएगा, क्योंकि ये फील करने की चीज़ है। आप जब फिल्म देखेंगे ना तो आपको वो बातें पता चलेंगी कि मैं क्या कह रहा हूँ। तो वीडियो को आप अंत तक अवश्य देखना। तो हियर, यहाँ मतलब जिस जगह की वो बात कर रहे हैं ना, उस जगह के लाखों वर्षों के इतिहास को उन्होंने हमें दिखाया है। लाखों वर्षों के इतिहास को 1 घंटे और 44 मिनट में उन्होंने 6 फैमिलीज के माध्यम से दिखाया है। उस जगह पर जो 6 फैमिलीज इतने लाखों वर्षों में रही है, मतलब ऑब्वियसली फैमिलीज तो कई सारी रही होंगी, पर उनमें से 6 फैमिलीज को उन्होंने हमें दिखाया है। और जो जगह जिसके बारे में हियर यहाँ जो बात कर रहे हैं ना, जिस जगह के बारे में, कैमरा उस जगह से कहीं पर हिलता ही नहीं है। जैसे कि मैंने अब मुझे वो सामने वाली जगह दिखानी है और यहां पर मैंने कैमरा खड़ा कर दिया, बस ये कैमरा, इसकी फ्रेम एक मिल कुछ इधर थोड़ा सा हिलेगी भी नहीं। जैसा कैमरा है वैसा का वैसा ही वो रहेगा, शुरुआत से अंत तक। 1 घंटे और 44 मिनट तक कैमरा का एंगल, कुछ भी मूवमेंट आपको देखने को नहीं मिलेगी। वो जैसा है स्क्रीन वैसी उस जगह वही दिखती रहेगी आपको पूरे 1 घंटे और 44 मिनट तक। मतलब आप इसकी फिल्म मेकिंग की स्टाइल देखेंगे ना, अपने आप में ही बहुत बहुत ज़्यादा एक्सेप्शनल है। फिल्म क्या कहने का प्रयास करती है वो एक अलग ही बात है, मुझे उसी कारण से फिल्म ज़्यादा पसंद आई, स्टोरी या जो फिल्म कहने का प्रयास करती है। परंतु उसके अलावा भी जो फिल्म मेकिंग की स्टाइल है, टेक्निकली फिल्म एक्सट्रीमली वेल मेड है। प्रेजेंटेशन बिल्कुल ही अलग है, ऐसा इससे पहले आपने कभी भी नहीं देखा होगा और शायद इसके बाद भी कोई डायरेक्टर शायद ऐसा ट्राई नहीं करेगा, पता नहीं। ये केवल कैमरा एक जगह खड़ी करने की बात नहीं है, इसके अलावा भी फिल्म में जो अलग अलग समय को उन्होंने दिखाया है, अलग अलग फैमिलीज़ को उन्होंने दिखाया है ना, वो दिखाने का तरीका भी बहुत ज़्यादा अलग था। मतलब एक ही फ्रेम में आपको कई सारी छोटी छोटी ऐसी पिक्चर्स, विंडोज़ दिखाई देंगी, पैनल्स दिखाई देंगे और एक जैसे स्क्रीन सामने एक फैमिली दिख रही है, फिर अचानक से किसी एक नई विंडो वहाँ पर खड़ी बन जाएगी, पैनल ऐसा कुछ, क्या बोलूँ मैं, मुझे पता नहीं, तो बन जाएगा, 2-3 बन जाएंगे और हर एक पैनल में आपको अलग अलग उस जगह पर क्या हो रहा है वो दिखाई देगा। वो बहुत ही, हालांकि एक बात है कि यहाँ पर डायरेक्टर का ज़्यादा फोकस उस प्रेजेंटेशन पर ही था इस कारण से एक समय के बाद में थोड़ा सा वो इरिटेट भी होने लगता है कि भाई ये ज़्यादा हो रहा है थोड़ा, पर अब ठीक है, उन्होंने कुछ अलग ट्राई किया और वो फिल्म मेकिंग या प्रेजेंटेशन ही उनका इस फिल्म का वैसा ही था। और जो फिल्म ने मुझे इमोशनल किया ना, एंडिंग में बिल्कुल फिल्म तोड़ देती है अंदर से। मैं सच कह रहा हूँ, मैं बिल्कुल इतना ऐसा फूट कर एंडिंग में रोने लग गया था। पर उसके लिए आपको समय देना पड़ेगा, बहुत लंबे समय तक आप जस्ट देखते जाएंगे क्या हो रहा है, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे आप उस फैमिली का हिस्सा होने लगते हैं ना, और फिर एंडिंग में वहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है आखिर के 15-20 मिनट में, 20-25 मिनट में, वहाँ पर एकदम से आप अंदर से फिल्म दुखी भी करती है और
बहुत ही अलग फीलिंग थी वो। मैं रोने लग गया था लिटरली। जो मुख्य पति पत्नी का पात्र है टॉम हैंक्स और उनकी पत्नी का पात्र जो उन्होंने दिखाया, विशेषतः टॉम हैंक्स का पात्र जिस प्रकार से दिखाया है ना, बहुत बहुत ज़्यादा प्यारा वो पात्र था। चलिए अब थोड़ा सा मैं आपको क्या क्या कैसे उस लाखों वर्षों की कहानी को उन्होंने दिखाया वो बताता हूँ। तो फिल्म की कहानी शुरू होती है डायनासोर्स के समय से। मतलब कैमरा ऑब्वियसली वैसा ही उस जगह, वो जगह हमें ऐसे दिख रही है, ठीक है ना। फिर इस इतनी फ्रेम में जो कुछ भी उस जगह में हुआ है वो हमें देखना है। तो कैमरा ऐसा है, सामने डायनासोर्स भाग करके जा रहे हैं, उल्कापात हो रहा है, जैसे कि वेस्टर्न थियरी है। उल्कापात होने के बाद में डायनासोर्स नष्ट हो जाते हैं, सब तरफ आग 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 आग। उसके बाद में आइस एज आता है, आइस एज के बाद में बर्फ पिघल जाती है, सब तरफ हरियाली हो जाती है, और फिर वहाँ पर एक इंडिजिनियस ट्राइब आकर के रहने लगती है। उस इंडिजिनियस ट्राइब में एक पति पत्नी दिखाए हैं, उनके बच्चे वगैरह होते हैं, कुछ उनके ट्रेडिशंस परंपराएं वगैरह दिखाई है। एक समय के बाद में उसमें से पत्नी की मृत्यु हो जाती है, उस पत्नी का अंतिम संस्कार वगैरह, उस इंडिजिनियस ट्राइब की जो परंपराएं वगैरह है वो भी बीच बीच में हमें दिखाई है। देखिए लीनियर फॉर्मेट में क्रमशः ये सब बातें नहीं दिखाई है। ये सब देखने के लिए आपको पूरे 1 घंटे और 44 मिनट की फिल्म देखनी पड़ेगी। मैं टुकड़ों टुकड़ों में पूरा क्या दिखाया है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो इंडिजिनियस ट्राइब है। उसके बाद में फिल्म सीधे 17वीं शताब्दी में आती है। कॉलोनाइजेशन का समय वहाँ पर दिखाया है। एक कॉलोनियल गवर्नर का वहाँ पर बड़ा बंगला है। कैमरा वो फ्रेम ऐसी है और काफ़ी उस जिस जगह के बारे में बात कर रहे हैं उससे थोड़ा सा पीछे एक बहुत बड़ा महल जैसा है उस गवर्नर का, और महल के सामने की वो जगह है जिसके बारे में हियर कहा गया है, और कैमरा ऐसा है। और फिर वो गवर्नर क्या क्या कर रहा है वगैरह, बेंजामिन फ्रैंकलिन उसका नाम दिखाया है उस कॉलोनियल गवर्नर का, तो उसके बारे में थोड़ा सा दिखाया है। फिर सन 1700 के बाद में 20वीं शताब्दी में फिल्म आती है। 20वीं शताब्दी में वर्ल्ड वॉर 2 से पहले 2 फैमिलीज वहाँ पर रहती है। फिर 1945 में वर्ल्ड वॉर 2 के समय उसके बाद में एल और रोज, ये दोनों पति पत्नी वहाँ पर आकर रहते हैं। अब ये जो एल और रोज है, इस फैमिली पर मुख्यतः फिल्म में फोकस किया गया है। बाकी वो जो इंडिजिनियस ट्राइब है या जो गवर्नर का परिवार है या फिर वर्ल्ड वॉर 2 के पहले की जो 2 फैमिलीज है, 4 फैमिली हो गई ना, इन पर ज़्यादा फोकस नहीं था। ये जो 5वीं फैमिली एल और रोज वहाँ पर आकर रहने लगते हैं, उस परिवार पर मुख्यतः फोकस है। इस 5वीं के बाद में 6ठी जो फैमिली है वो बाद में आती है, सन 2000 शायद 13-14 के बाद में, या 2010 के बाद में वो फैमिली वहाँ पर आ रही है। तो एल और रोज 1945 में उस घर को परचेस करते हैं। बहुत ही प्राचीन घर है ऐसा उसे बताया गया है। तो 1945 में वो ले रहे हैं एल और रोज। दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करते हैं। उनके 3 बच्चे होते हैं, उनमें से एक का नाम होता है रिचर्ड, टॉम हैंक्स का पात्र। एल और रोज का बेटा रिचर्ड जो टॉम हैंक्स का पात्र है। 16वें वर्ष से उसे हमें दिखाया है, और टॉम हैंक्स को डी एजिंग टेक्निक का ही उन्होंने यूज़ किया है, पर इतना परफेक्टली किया है ना, आपको लिटरली लगेगा कि भाई शायद ये फिल्म आज से कुछ 41 वर्ष पहले या 50 वर्ष पहले शूट की गई होगी। इतने यंग टॉम हैंक्स यहाँ पर लग रहे हैं, और कहीं पर भी आपको लगेगा ही नहीं कि यहाँ पर कुछ डी एजिंग टेक्निक का यूज़ करके उन्हें उनकी आयु कम दिखाई है। आज तक मैंने कई फिल्मों में डी एजिंग की टेक्नोलॉजी देखी, पर ये सबसे ज़्यादा परफेक्ट थी। परफेक्ट, आपको लगेगा ही नहीं कि वो इतने वृद्ध है और उनको वो कुछ किसी टेक्नोलॉजी का यूज़ करके छोटा दिखाया है, इतना परफेक्ट लग रहा था। तो रिचर्ड यानी टॉम हैंक्स का पात्र, उसे मार्गरेट से प्रेम होता है। फिर रिचर्ड और मार्गरेट का विवाह हो जाता है। वो रिचर्ड अपने माता पिता के साथ में उसी घर में रह रहा है, और ये जो कैमरा है ना, उस घर का लिविंग रूम इस फ्रेम के माध्यम से दिख रहा है। 17वीं शताब्दी में कॉलोनियल गवर्नर का जो महल था वो काफ़ी दूर था, तो इस फ्रेम में वो दूर दिखता था। पर यहाँ पर 19वीं शताब्दी में फिर एक घर बनता है। वर्ल्ड वॉर 2 से पहले 2 फैमिलीज उस घर में रह रही है, उस घर का लिविंग रूम ही हम यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है। 1945 में फिर वहाँ पर एल और रोज आकर के रहने लगते हैं, और हर एक फैमिली के साथ में इस लिविंग रूम का जो पूरा सेटअप है, सोफ़ा वगैरह, दीवारों पर जो फोटोज़ वगैरह है, कैलेंडर वगैरह, टीवी वगैरह, सब कुछ वो बदल रहा है समय के साथ में। टेक्नोलॉजीज़ कैसे बदल रही है। जो वर्ल्ड वॉर 2 के पहले की एक फैमिली थी, उनके लिए रिक्लाइनर चेयर मतलब कितनी एक बहुत विशेष बात थी, वो इन्वेंट कर रहे हैं रिक्लाइनर चेयर जैसा कुछ। तो ये सब बातें धीरे धीरे कैसा वो बदलाव हो रहा है उस लिविंग रूम में, वो दिख रहा है। घर वही है, कैमरा एंगल भी वही है, पर वो लिविंग रूम में बदलाव दिख रहे हैं। रिचर्ड और मार्गरेट का विवाह हो जाता है। उन्हें एक बेटी होती है वेनेसा। सब एक ही घर में हैं, एल और रोज का बेटा रिचर्ड की पत्नी मार्गरेट,
रिचर्ड और मार्गरेट की बेटी वेनेसा, 3 जनरेशन्स एक ही साथ में एक ही परिवार में रह रहे हैं। अब रिचर्ड और मार्गरेट एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे, पर मार्गरेट एल और रोज के साथ में, यानी सास ससुर के साथ में नहीं रहना चाहती थी। वो रिचर्ड को बार बार कहती है कि हम चलो यहाँ से निकलो, अलग रहते हैं, मुझे अकेले रहना है, इनके साथ नहीं रहना, मुझे अपना कुछ अलग घर हम लेते हैं, वहाँ पर मुझे रहना है, यहाँ नहीं रहना। पर रिचर्ड नहीं चाहता उस घर को छोड़ करके जाना, माता पिता को छोड़ करके जाना। वो बार बार उसे मना करता रहता है। और रिचर्ड बहुत डेडिकेटेड है, कर्तव्यनिष्ठ है, आदर्शवान है, अपने आदर्श मूल्यों पर उसे बहुत विश्वास है, अपने माता पिता की वो सेवा करता है, उनकी बातों के वो बाहर नहीं जा रहा। और बाकी ट्रेडिशनल फैमिली है, हर वर्ष वो क्रिसमस मना रहे हैं, थैंक्स गिविंग को सेलिब्रेट कर रहे हैं। ट्रेडिशनल क्रिश्चियन फैमिली उन्होंने दिखाई है, अपने ट्रेडिशंस के प्रति वो बहुत डेडिकेट, पूर्ण रूप से वो समर्पित है। तो इस प्रकार का ये परिवार है। मार्गरेट और रिचर्ड के बीच में ये तनाव धीरे 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 बढ़ते जाता है। इस बीच में फिर एक दिन मार्गरेट एक काउंसलर को लेकर के आती है वो है ना मनोचिकित्सक वगैरह आजकल, जिसका संदीप रेड्डी वेंगा ने अच्छी तरीके से कान खिंचाई की थी एनिमल में, उस कारण से कई वोक और लिबरल्स को काफ़ी परेशानी हुई। तो मार्गरेट भी एक काउंसलर को लेकर के आती है। वो काउंसलर रिचर्ड को सामने खड़ा करता है, यानी टॉम हैंक्स के पात्र को, और बता रहा है कहानी इधर की उधर की, और बताता है कि तुम दोनों अलग अलग बोट को बिलोंग करते हो, मतलब तुम दोनों को अलग अलग हो जाना चाहिए इस पर रिचर्ड इतना गुस्सा हो जाता है ना उस काउंसलर पर। वो तो पहले से उसको धुतकार ही रहा था कि ये क्या काउंसलर वगैरह है, तो इसको निकालो यहाँ से, मतलब वो काउंसलर का मजाक ही उड़ा रहा होता है। पर ये जब बात वो बोलता है ना कि तुम दोनों को अलग हो जाना चाहिए, इसके बाद तो भाई रिचर्ड पूरा तिलमिला जाता है और उससे कहता है कि गेट द फक आउट ऑफ माई हाउस, निकल यहाँ से, अभी के अभी निकल तू, हर उसको गाली दे करके वहाँ से निकालता है वो काउंसलर को। बहुत ज़्यादा प्यारा वो सीन था। पर मार्गरेट नई आधुनिक युग की वो पत्नी है, वो तो नहीं रहना चाहती वहाँ पर साथ में। धीरे धीरे समय के साथ में फिर वेनेसा बड़ी होती है, उनको छोड़ करके वो दूसरी जगह पर पढ़ने के लिए जाती है। रिचर्ड की माँ की, यानी रोज़ की, एल की पत्नी की मृत्यु हो जाती है। फिर एल दूसरी जगह पर रहने के लिए चले जाते हैं। यहाँ पर मार्गरेट और रॉबर्ट दोनों इस घर में होते हैं। फिर रॉबर्ट के पिता एल वो बहुत वृद्ध हो जाते हैं, और वृद्ध होने के बाद में फिर से अपने अंतिम समय में वो अपने बेटे के पास उसी घर में आकर के रहने लगते हैं। लिविंग रूम में उनके लिए एक सोफ़ा जैसा बना दिया जाता है, और वहाँ पर रॉबर्ट के पिता सोए हुए हैं। मार्गरेट फिर से परेशान होने लगती है, उसे पसंद नहीं आती ये बात कि मेरे ससुर रॉबर्ट के पिता क्यों वापस आ गए, कि मरने के लिए यहाँ पर आ गए क्या, इस प्रकार की बात भी वो अपने पति से कहती है। पर रॉबर्ट अपने पिता की सेवा करना चाहता है, वो घर छोड़कर नहीं जाना चाहता। वो समझाता है पत्नी को, पर पत्नी ये बातें नहीं समझती। वो अंततः छोड़कर चली जाती है रॉबर्ट को। इस पर रॉबर्ट के पिता कहते हैं कि हमारे समय तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, हम हमारे कर्तव्य, एडजस्ट करना, ये सब बातें जानते थे। इतनी इतनी सी बातों में ऐसे परिवार तोड़ना, ये इस प्रकार से वो अपना दुख व्यक्त कर रहे हैं। रिचर्ड भी बहुत अच्छा बेटा है, वो अपने पिता की सेवा कर रहा है, जो भी आवश्यक है वो उनके लिए सब व्यवस्था वगैरह करना सब वो देखता है। अकेला ही अभी रिचर्ड अपने पिता के साथ में घर पर है, बेटी भी छोड़ करके चली गई है। इस बीच में एक और सीन बहुत ज़्यादा इमोशनल करता है, जहाँ पर रॉबर्ट की पत्नी मार्गरेट उससे पूछती है कि तुम तो पेंटिंग वगैरह करते थे, वो क्यों छोड़ दिया तुमने। वही आजकल के आधुनिक जो कथित मॉडर्न लोग जो कहते हैं ना कि भाई सपने वगैरह, ड्रीम्स वगैरह, तो वो कहते तुम तो पेंटिंग वगैरह करते थे, वो क्यों छोड़ दिया तुमने। रॉबर्ट इस पर गुस्से में बोलता है कि क्योंकि मेरे लिए अपने परिवार का भरण पोषण, उनके प्रति जिम्मेदारी है, वो बातें महत्वपूर्ण थी। उसके लिए जो आवश्यक था वो मैंने किया। मैं कुछ कथित ड्रीम्स के पीछे भाग करके अपने परिवार की जिम्मेदारियां नहीं छोड़ सकता था। तो ये सब विवाद बढ़ते जाते हैं। मार्गरेट तो छोड़ करके चली गई, मैं आपको बताया ही। इसके बाद फिर रॉबर्ट के पिता की, जो वहाँ पर सोए हुए होते हैं लिविंग रूम में, अंतिम समय में होते हैं, उनकी मृत्यु का जो सीन है ना, वो बहुत बहुत ज़्यादा इमोशनल है। मृत्यु से पहले एक दिन अचानक से उनको ऐसा लगता है कि जैसे उनकी पत्नी रोज़ वापस से उस घर में आ गई हो। वो जैसे जैसे लड़खड़ाते हुए, थरथर काँपते हुए रॉबर्ट के पिता अपनी बेड से उठते हैं,
सहारा लेकर जैसे थोड़ा धीरे 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 आगे जाते हैं, टेबल पर उनकी पत्नी की रोज़ की फ़ोटो होती है, उसे वो लेते हैं और चूमते हैं उस फोटो को, और उसके बाद में उनकी मृत्यु हो जाती है। फिर रॉबर्ट अकेला हो जाता है उस घर में, मार्गरेट छोड़ करके चली गई है। और फिर अंतिम समय में, वृद्धावस्था में, फिर रॉबर्ट को कुछ पेंटिंग वगैरह करते हुए दिखाया है। उसी लिविंग रूम में है वो, कैमरा हिल नहीं रहा, लिविंग रूम जैसा है वैसा ही उन्होंने दिखाया है। कैमरे के पीछे यानी लिविंग रूम के इधर जो पीछे किचन वगैरह होगा वो भी हमें केवल एक सीन में दिखाई देता है, और वो भी वहाँ पर कैमरा नहीं हिल रहा, कैमरा जैसा का तैसा ही है। रॉबर्ट के बाद में वो घर सन 2010 के बाद में एक ब्लैक फैमिली को बेचा जाता है। तो वो ब्लैक फैमिली सामान जब शिफ्ट कर रही होती ना, तो वो एक टेबल वो खिसका रहे होते हैं, उस टेबल को एक कांच होती है, उस कांच में रिफ्लेक्शन आता है पीछे का, किचन का, तो उसमें केवल वो किचन और किचन के सामने जो डाइनिंग टेबल है वो दिखाई देता है। फिर से वो टेबल हट जाता है, केवल लिविंग रूम ही हमें दिख रहा है। तो रिचर्ड यानी टॉम हैंक्स का पात्र अंतिम समय में अकेला है, पेंटिंग वगैरह वो कर रहा है, अपनी बेटी की वो पेंटिंग कर रहा है जो दूर कहीं पर रहती है। उसे अपनी बेटी पर बहुत बहुत ज़्यादा गर्व है, पत्नी भी उससे छोड़ करके चली गई है। फिर एक दिन वो उस घर को बेच देता है रॉबर्ट। उसके बाद में फिर वो ब्लैक फैमिली वहाँ पर आकर के रहने लगती है। फिर कोरोना का भी समय उन्होंने बीच में एक समय दिखाया है। कोरोना के बाद में फिर वो ब्लैक फैमिली भी कुछ समय के बाद उस घर को बेच देती है। फिर अभी वो लिविंग रूम खाली है, और फिर से किसी को वो लिविंग रूम बेचा जाने वाला होता है। तो कई सारे लोग देखने के लिए आते रहते हैं उस घर को लेने के लिए। तो रॉबर्ट फिर से सन 2022-23-24 का समय होगा, अभी का वर्तमान का समय, रॉबर्ट फिर से उस घर में आ रहा है, देखता है कि घर को बेचा जा रहा है, वो सब तरफ देख रहा है, पूरा लिविंग रूम अभी खाली है। तो वहाँ पर वो 2 चेयर रखता है और चला जाता है वहाँ से, और मार्गरेट को अपने साथ में लेकर के आ रहा है, अपनी पत्नी को जो उसे छोड़कर चली गई थी। उस समय मार्गरेट की स्मरण शक्ति चली गई है, डिमेंशिया है उसे कुछ याद नहीं है, परंतु फिर भी अभी भी रिचर्ड अपनी पत्नी के प्रति लॉयल है, जो उसे छोड़कर चली गई थी कठिनाई के समय में। वो उसे वापस लेकर के आता है और लिविंग रूम में अपने साथ में चेयर पर बिठाता है और उसे सब बता रहा है क्या क्या हुआ, कैसे उन दोनों का विवाह हुआ, कैसे उसी जगह पर जहाँ पर वो चेयर पर बैठे हुए हैं, उसी जगह पर कैसे उसने वेनेसा को, उनकी बेटी को जन्म दिया था घर में ही, उनकी बेटी को कैसे उन्होंने पाल पोस कर बड़ा किया, कैसे उनकी बेटी का एक दिन एक रिबन था जो स्कूल में उसे मिला था वो गुम हो गया था। बेटी रो रही थी, 2 दिन तक वो रो रही थी। तो सोफे के पीछे से कैसे उसने उस रिबन को खोजा था, पत्नी मार्गरेट ने, सब कुछ वो बताता है। उस सीन में एकदम से मैं बता भी नहीं पा रहा, पूरा अंदर से हम टूट जाते हैं। उसके बाद में फिर फ्रेम धीरे 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 उस घर की खिड़की से बाहर आ रही है, और फिर तब जाकर के बिल्कुल फिल्म के एंडिंग के सीन में वो घर बाहर से हमें दिखता है। देखिए, फिल्म स्लो लगेगी, शुरुआत में कैरेक्टर्स के साथ में जुड़ने में समय लगेगा, पर आखिर का जो आधा घंटा है वो बहुत बहुत ज़्यादा हमें इमोशनल करता है। और आप अवश्य अपने पति पत्नी के साथ में फिल्म को अवश्य अवश्य देखना। बहुत प्यारी फिल्म है, समय देना पड़ेगा पर बहुत ही ज़्यादा प्यारी फिल्म है। और ऐसी फिल्म बनाने के लिए वो ट्रेडिशनल पॉइंट ऑफ व्यू भी होना चाहिए, नहीं तो आजकल के बॉलीवुड के फिल्म मेकर्स देख लीजिए, उन्हें कुछ पेट्रियार्की का हवा खड़ा करना है, पति दनिता है, नपुंसक है, बिस्तर पर खुश नहीं कर पा रहा, पत्नी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, फिर उन बातों को जस्टिफाई करना। वही इस प्रकार की कहानी लिखने के लिए वो ट्रेडिशनल पॉइंट ऑफ व्यू भी होना चाहिए। और रॉबर्ट ज़ेमेकिस, उनकी फिल्मोग्राफी अगर आप देखेंगे तो वो ट्रेडिशनल पॉइंट ऑफ व्यू, कंजर्वेटिव उनके विचार वो दिखते भी है। फॉरेस्ट गंप उसका सबसे बड़ा उदाहरण है, कास्टअवे उसका सबसे बढ़िया उदाहरण है। इसी कहानी को आप थोड़ा सा भारतीय परिप्रेक्ष्य में ढाल करके देखिए कि एक ट्रेडिशनल हिंदू फैमिली, एल और रोज़ की जगह आप एक ट्रेडिशनल हिंदू फैमिली ले लीजिए। वो हर वर्ष दीपावली मना रहे हैं, जितने भी हिंदू त्यौहार है वो मना रहे हैं, पारंपरिक रूप से वे सोचने वाले हैं, ट्रेडिशनल फैमिली है। फिर रिचर्ड की जगह कोई एक आदर्शवादी, ऐसा अपने आदर्शों पर, मूल्यों पर गर्व करने वाला, परिवार के प्रति कमिटेड ऐसा हिंदू पुरुष का कोई पात्र आप इमेजिन करिए।
फिर उसके एल और रोज़ की जगह जो उनके माता पिता है, वो कैसे अपने परिवार को जोड़ कर रखा, कैसे उन्होंने अपना पूरा जीवन एक साथ में बिताया। पर रिचर्ड की जगह जो आप यहाँ पर कोई भी एक हिंदू मेल कैरेक्टर आप इमेजिन करेंगे, तो वो जिसके साथ उसने विवाह किया है वो छोड़ करके जाना चाहती है, बार बार अपने पति से कहती है कि नहीं रहना मुझे तुम्हारे माता पिता के साथ में, अलग रहना है। पर फिर भी वो जो पति है वो अपने परिवार, अपने माता पिता, वो कमिटेड है, अपने कर्तव्यों को बहुत अच्छे से जानता है। जीवन भर उसने अपने परिवार के भरण पोषण के लिए, उन्हें एक अच्छा सुखी स्वस्थ सम्मानित जीवन दे सके, इसके लिए उसने जीवन भर परिश्रम किया है। कोई सो कॉल्ड ड्रीम्स पेंटिंग वगैरह उसमें नहीं, मेरा अभी कर्तव्य क्या है उस पर उसने पूरा फोकस किया है। फिर एंडिंग में बाद में पत्नी छोड़ करके जाना, फिर भी वो किस प्रकार से उसको अंतिम समय में वापस लेकर के आ रहा है, सब आप विचार करके देखिए। ऐसी कहानियाँ नहीं सूझेंगी, हम आजकल के फिल्म मेकर्स को तो नहीं सूझेंगी। चलिए, बहुत प्यारी फिल्म है, आप अवश्य देखना इसे। पर हाँ, जैसे कि मैंने कहा, समय देना पड़ेगा आपको इसे। बाकी डिटेलिंग में अगर आप जाएंगे ना, तो बहुत छोटी बारीकी से आप कई सारी बातों को देख सकते हैं, ध्यान दे सकते हैं कि घर में कैलेंडर कहाँ पर लगा है, टीवी में जो न्यूज़ चल रही है वहाँ पर कौन सा समय दिखाया जा रहा है, घर का डेकोरेशन कैसे इंटीरियर कैसे चेंज हो रहा है, वगैरह वगैरह बहुत सारी बातें हैं। वो डिटेलिंग में अगर आप देखेंगे तो बहुत बारीकी से उन्होंने इस पर काम किया है। पर हाँ, वो शुरुआत में जो स्टोरी टेलिंग है वो थोड़ी सी और इंटरेस्टिंग हो सकती थी, जो एंडिंग में जाकर के बिल्कुल थोड़ा हम इमोशनल होते हैं ना। और शायद इसी कारण से IMDb पर अगर आप देखेंगे तो कुछ 6.8 ऐसी कुछ इसे रेटिंग है। उससे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा ये डिज़र्व करती है। पर वही शुरुआत के एक सवा घंटे के कारण शायद लोगों को उतनी फिल्म पसंद नहीं आई है। तो मैं हियर को दूंगा 8 आउट ऑफ 10 स्टार्स। पेरेंटल गाइडेंस की बात करें तो फिल्म में डायरेक्ट न्यूडिटी वगैरह नहीं है, एक रोमांटिक सीन है जितना मुझे याद आ रहा है। पक्का मैंने लिख करके नहीं रखा उसमें डायरेक्ट किसिंग वगैरह है या नहीं, पर एक रोमांटिक सीन फिल्म में है। US सर्टिफिकेट के साथ इसे थिएटर में रिलीज़ किया गया है। बाकी जिन मित्रों ने फिल्म को देखा है, आपका अनुभव कैसा रहा मुझे आप नीचे कमेंट में अवश्य बताना। वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।